हमारी खास पेशकश मनोहर बजट में, और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार हमारी इस चर्चा में बने हुए हैं और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे मेहमानों के साथ। आज के जो हरियाणा का बजट पेश हुआ है इस पर विश्लेषण को हम जारी रखेंगे। सीधे चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। ब्रेक पर जाने से पहले विवेक जी से हम बात करते हैं। विवेक जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी जी। वो स्मार्ट सिटी तो कहीं दिखे नहीं। अब की बार एक नया जुमला लेके आए हैं, एनवायरमेंटल स्मार्ट विलेजेस। अरे स्मार्ट सिटी तो बताइए जनाब, वो स्मार्ट सिटी कहाँ पे गई? आज अगर आप बात करते हैं रोजगार यहाँ पे कोई देने का काम नहीं किया। अगर ये बात आपने ही बताया, आपके चैनल ने बताया कि पानीपत जींद हाईवे आज तक अधूरा है, सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट आज तक अधूरा है। ऐसे कई मुद्दे हैं, कई चीजें हैं जो घोषणा कर दी गई पर ग्राउंड पे कुछ नहीं है। अगर इनको कुछ करना आ रहा है तो रैलियां करनी आ रही है, इनको जुमले छोड़ने आ रहे हैं, इनको हरियाणा को जलवाना आ रहा है। अगर कुछ इन्होंने किया है तो हरियाणा का सत्यानाश करने का काम इन्होंने किया है। आज हरियाणा को कर्जाई बनाने का काम इन्होंने किया है। आज व्यापारी को देखिए, किसान को देखिए, मजदूर को देखिए, सब कर्जाई होते जा रहे हैं। अगर किसी का कर्जा उतर रहा है तो इनके एमएलए और इनके मंत्रियों का उतर रहा है। ठीक है। मैं बजट सेशन के दौरान सुन रहा था, नैब सैनी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सक्षम युवा के बारे में जी। अभी पिछले दिनों ही आपने भी दिखाया होगा कि सक्षम युवाओं ने ही नारायणगढ़ में नैब सैनी जी की गाड़ी रोकने का काम किया और नैब सैनी जी ने उनकी समस्या का समाधान करने की जगह उनको डांटने का काम किया। क्या इसी तरह ये सक्षम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे? आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है पर ग्राउंड पे कुछ नहीं किया जा रहा, जो करने की जरूरत है। और आने वाले टाइम में जो जन जन की पार्टी जन नायक जनता पार्टी करने का काम करेगी। ठीक है विवेक जी। राजेंद्र जी, आपके पास आऊंगी मैं। आपसे ही हमने चर्चा की शुरुआत की थी और अभी हमने हमारे सभी दर्शकों को पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी की भी बाइट सुनाई और उसके बाद अभय चौटाला भी लाइव हुए थे सभी दर्शकों के साथ और सीधे तौर पर सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। और आरोप यही लग रहा है तमाम विपक्षी दलों की ओर से कि सरकार ने इस बजट के साथ सिर्फ आंकड़ों का खेल किया है, छलावा किया है जनता के साथ और कर्जा लेकर इस बजट को चुनावी रंग देने की कोशिश की है। आप क्या कहते हैं? देखिए, आंकड़ों का खेल तो ऐसी कौन सी सरकार है जो नहीं करती। बजट में आंकड़े तो आते ही हैं और कर्ज भी सब लेते रहे, सब ये दावा करते रहे कि कर्ज हमने कम लिया और हमारा कंट्रोल में है और इन्होंने कर्ज बढ़ा दिया। देखिए, ये राजनीतिक लैंग्वेज है, लेकिन मैं इस बजट की कुछ कमजोरियां भी बताऊंगा आपको। कमजोरी ये है कि इन्होंने एक तरह से काम चलाने का ही काम किया है कि थोड़ा गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वो स्पीड इतनी बढ़ाई है कि थोड़ी वक्त की जरूरत है कि हवा सामने से विपरीत दिशा की हवा है तो इन्होंने गाड़ी का को थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा फ्यूल उसको दे दिया कि थोड़ा थोड़ा बजट बढ़ा दिया। अब इसमें हम इसको चुनावी बजट भी नहीं कह सकते। चुनावी बजट में सरकार कोई लोक लुभावन बड़ी स्कीम लेकर आती है। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लोग उठाते रहे हैं, अभी विपक्ष भी उठा रहा है। तो इसमें यह है कि बेरोजगारी भत्ते की बात होती रही। बेरोजगारी भत्ता जिस तरह से एक जनरल वे में लोगों को, बेरोजगारों को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इन्होंने क्या किया, उसको स्पेसिफाइड कर दिया। सक्षम युवा योजना, 100 घंटे के काम के बदले ये मतलब स्क्रूटनी करने का काम कर दिया। बेरोजगार जिस तरह से इन जनरल है, आखिर में जो इस सक्षम में नहीं आ पा रहे, फिर उनका क्या होगा, ये देखने की बात है। राहत तो सबको ही देनी है ना, जो पढ़ा लिखा रोजगार है, नौजवान है, उसको राहत देने का काम। इस बजट में कोई रोजगार स्कीम नहीं आई, कोई बड़ा प्रस्तावित काम नहीं है। स्मार्ट विलेज की बात मैं कहता हूं कि ठीक है, इसकी भी आलोचना है क्योंकि स्मार्ट विलेज की बात तो पहले से भी होती रही, पंजाब सरकार भी कर रही है स्मार्ट विलेज की बात। तो आप बीजेपी सरकार, आप बीजेपी के में होके और पार्टी विद द डिफरेंस वो क्या कर रही है, वो कुछ नया काम लेके नहीं आई। तो इसमें कोई बहुत अच्छे विजन की कोई मौजूदगी नहीं है इस बजट में कि बहुत प्रदेश के विकास के लिए कोई विजनरी सिस्टम लाया गया हो, वैसा नहीं है। गाड़ी जैसी पटरे पर चल रही थी, बस उसको थोड़ी सी स्पीड अप करने का काम किया गया है, यह है स्थिति। तो आंकड़े की बाजीगरी तो है,
लेकिन वो इन जनरल आंकड़े तो सभी को पेश करने होते हैं ना। अर्जुन जी, राजेंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं इसमें कोई कि बड़ी बजट, हालांकि खामियां हैं इस बजट में और सिर्फ एक तरह से सरकार ने आंकड़ों का खेल खेला और उसके बाद गाड़ी को सिर्फ फ्यूल देने का काम किया है, कहां तक सहमत है आप? देखिए, राजन जी कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन मुझे जो जानकारी है, मैंने बजट पढ़ा है, उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ा नहीं दिया, हर जगह थोड़ा थोड़ा घटा है। अभी नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जी भी बता रहे थे कि चाहे कृषि हो, चाहे बिजली हो, चाहे यातायात हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब में प्रतिशत पिछले बजट की एवज में घटा है, अगर अच्छी तरह बजट को देखा जाए, अच्छी तरह से पढ़ा जाए। और रही दूसरी बात, मेरे साथ बैठे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कह रहे थे कि 1500 करोड़ जो दिया गया है कृषि के लिए, वो सिर्फ वो पेंशन के लिए नहीं है। उसमें मैंने पढ़ा है कि वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब किसान खेती के साथ साथ बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा, बिजली पैदा करेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो बिजली पैदा करेगा। वो 1500 करोड़ भी उसी में कहीं ना कहीं वही आंकड़ों की हेराफेरी सरकार कर रही है और वो बिल्कुल उलझाने का काम कर रही है। और रही दूसरी बात, SYL पर 100 करोड़ रुपए, देखिए SYL के लिए ना तो पिछले 5 साल में, 4.5 साल में सरकार ने कोई केंद्र सरकार से बात की है, ना ही किसी प्रकार केंद्र सरकार से यहाँ SYL के लिए कोई मांग की है, ना कोई कोर्ट में अपना पेश किया है, जबकि इंडियन नेशनल लोक दल ने हमेशा से आवाज उठाई है SYL की। और दूसरी तरफ जहां चली चलाई नहरों को बंद कर रहे हैं, उसी प्रकार दादूपुर नलवी नहर की अगर हम बात करें, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वो नहर बनी थी और वो नहर चल रही थी, जिससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा था। चुड़ूनी साहब को उसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी है। वो नहर बंद करने का काम कर दिया गया है। उसको लेकर किसान अपने मुआवजे को लेकर के पिछले 2 साल से धरने पर बैठे हैं आज भी। और सिर्फ वो इसलिए बंद कर दी गई है कि किसान नेता हमारे साथ ही बैठे हैं। गुरनाम जी, क्या कहना है आपका? और बता दूं, सिर्फ और सिर्फ उस नहर को इसलिए बंद कर दिया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किसानों की एवज में उनका थोड़ा सा मुआवजा बढ़ाने का फैसला सुनाया था। सिर्फ इसको लेकर के किसान को पैसा ना देना पड़े। ठीक है अर्जुन जी, गुरनाम जी किसान नेता हमारे साथ ही बैठे हैं, आप क्या स्पष्टीकरण देंगे इस इशू पर? जो दादूपुर नलवी नहर बंद की गई है वो बिल्कुल गलत है। इस नहर का पानी, सारा पानी डार्क जोन में जा रहा था। जहां जमीन का पानी खत्म हो गया है उस इलाके को पानी मिलना था। कंप्लीट तो अभी ये नहीं हुई थी, अनकंप्लीट थी। कुछ इलाके में पानी इसका चला दे रहे थे और बाकी आगे इसका पानी नहीं दे रहे थे। लेकिन जितने इलाके में पानी आना था वो सारा डार्क जोन था और डार्क जोन में नहरी पानी की बहुत जरूरत है। हम अब भी सरकार से कहना चाहेंगे कि बहुत ही बड़ा गलत कदम सरकार ने उठाया है। इस नहर को किसी भी तरीके से किसानों से सेटलमेंट करें, किसी तरह से करें, इसको चालू करना चाहिए। अब भी सरकार को सोचना चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है इस इलाके का, और ये सरकार ने बहुत गलत किया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बजट सरकार ने बनाया है किसानों के लिए, इसमें किसान को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत किसान को नहीं दी गई है। और इस बार के बजट से किसान के हाथ निराशा लगी है। किसान को जो उम्मीद थी वो ये थी कि किसान मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। और किसान की जो आज की हालत है वो बीमारी का इलाज करने की उसकी हालत स्थिति में नहीं है, कर्जे में दबा हुआ है। पड़ोसी प्रदेशों के कंपटीशन अगर करें तो हरियाणा में प्रति एकड़ कर्जा ज्यादा है। इन सब के बावजूद हरियाणा सरकार ने जो बजट में किसानों को दिया है उससे किसानों का कुछ भला होने वाला नहीं है, वो केवल नाम मात्र दिया गया है। साफ शब्दों में किसान इस बजट से और तमाम जो घोषणाएं इस बजट में किसानों के लिए की गई है उससे खुश नहीं है। क्या आपको लगता है राजेंद्र जी, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप बजट की खामियां भी हमें बता रहे थे, एक वाकई सरकार ने फ्यूल देने का काम तो किया है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि किसानों को और सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने केंद्र बिंदु की तरह इस्तेमाल किया है, केंद्र बिंदु पर रहे हैं सरकार के इस बजट में? आप देखिए कि सरकार ने ये माना ना कि किसान आंदोलन बड़े खड़े हुए और किसान की सरकार के प्रति नाराजगी को महसूस तो किया गया है। ये जो उपाय किए गए हैं केंद्र सरकार ने किए, आखिर में ये सरकार 1500 करोड़ की कोई योजना लेके आ गई, इसका मतलब ये है कि सरकार ने महसूस किया है। सरकार अगर रेस्पॉन्ड कर रही है, सरकार जवाब दे रही है। किसानों का जो हमला था, किसानों का जो विरोध था, जो गुस्सा जाहिर किया गया था, उसका सरकार ने जवाब दिया है।
लेकिन जवाब उतना माकूल नहीं है। किसान को ये चाहिए कि अपनी फसल का सही दाम पर पूरी खरीदी हो। ये 2 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। किसान की जो उत्पादन शक्ति है वो बढ़ाई जाए, उसका जीवन स्तर में सुधार हो। तो ये सारी योजनाएं जो है, एक बार कुछ ऐसा लगता है कि कुछ फुहारे तो डालती हैं, गर्मी में कुछ फुहारों का एहसास कराती हैं, लेकिन ये बारिश नहीं है। इसको यूं समझा जा सकता है जी। कि बारिश एक बहुत अलग चीज है, कि बारिश पूरी तरह से जो है पानी से तर कर देती है, वो स्थिति नहीं है। किसान की समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि किसान इसको एक उम्मीद की नजर से देखे और आगे चुनाव में इनको कुछ लाभ भी दे दे, ये समझा जा सकता है। कुछ कर्मचारियों को डीए दे दिया गया तो कर्मचारी वर्ग की भी नाराजगी दूर, क्योंकि सरकार इनको कर्मचारियों के साथ ही मिलकर चलानी है, उसके बगैर उसको एलियन करके इनका कोई काम चलने वाला नहीं है। बाकी लोगों को ये लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, हमें वोट मिल गया, किसान मिल गया, किसान का वोट मिल गया, कर्मचारी का जो सहयोग मिल गया, फिर तो बाकी लोग इनके शासक वर्ग में आ जाएंगे जो उनको अंडर कंट्रोल करने की बात सोचते हैं। ये जो है राजनीतिज्ञ क्या सोचता है कि किसी तरह से उसको जनादेश मिल जाए और वो मशीनरी मिल जाए जिससे कि आम आदमी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब सरकार ये मैनेजमेंट तो कर रही है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार की नीयत बहुत साफ है। सरकार काम चलाने वाला बजट लेके आई। मैंने शुरुआत में ये कहा कि बाजीगरी तो सभी करते हैं, कर्जा भी सब ले रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कर्ज लो। कर्ज आज की धारणा बजट को लेकर थोड़ी बदल चुकी है कि कर्ज ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतनी प्रगतिशीलता दिखाई देनी चाहिए, विकास की धारा कुछ बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए। वो कुछ नहीं हो रहा। देखिए, रेवेन्यू बजट, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कर्मचारी के वेतन, पेंशन और सरकार चलाने के खर्चे हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है आपका स्थायी निर्माण और विकास। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार कमी चल रहा है, बहुत बड़ा गैप है उसमें, उसको भरने का कोई काम नहीं हुआ। हाँ, कर्जे की बात कर सकते हैं क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है, और कर्जा बढ़ रहा है से प्रदेश पर उसकी किस्तों का भुगतान, उसके ब्याज का भुगतान, कभी कोई 25-30 हजार करोड़ के बीच में ये सालाना खर्च जा रहा है। 25-30 हजार करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है, उससे तो आप कोई बड़ी योजना ला सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट ला सकते हैं। अब इन्होंने बजट में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं रखा जिससे लगता हो कि बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं। अब हो सकता है कि आगे की ये सफर में कुछ और नया काम करें, लेकिन अभी बजट में ये सब बातें नहीं आ पाई। बजट इस दृष्टि से, इस नजरिए से खाली है। ये लगता है कि सवारियों को बिठा के गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कोई बहुत बड़ी घोषणा इसमें सरकार यहाँ पर लेकर नहीं आए, लेकिन जिस तरह से केंद्र बिंदु किसानों को और सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम जितने भी प्रावधान बजट में पेश किए गए, इसी के साथ जो नंबरदारों के भी मानदेय में वृद्धि की गई, उस तरह से कहीं ना कहीं एक चुनावी रंग तो चढ़ाने की सरकार ने यहाँ पर जरूर कोशिश की है। विवेक जी। साक्षी जी, अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने बहुत बढ़िया बात कही कि गाड़ी में बिठा के घुमाने का काम क्या किया जा रहा है। उसी से एक बात आती है, 2015-16 के अंदर सरकार ने घोषणा की थी कि 1000 नई बसें रोडवेज के बेड़े में लाई जाएंगी। आते आते 16-17 के अंदर वो उन्होंने कहा कि प्रोसेस जारी है, और 71 बसें नई आने का काम हुआ, जबकि 180 बसें हटाने का काम हुआ। 17-18 के अंदर ऑर्डर दे दिया गया 300 बसों का, वित्त मंत्री जी ने कहा विधानसभा के अंदर, पर अगर असलियत उसकी देखी जाए तो 224 बसें हटा दी गई, नई तो लानी एक भी कहाँ थी। 2018-19 के अंदर जब बात आई तो 1000 बसों वाली बात दोबारा दोहराई गई कि 1000 बसें दोबारा लाई जाएंगी, पर असलियत जो थी वो रोडवेज की हड़ताल में निकल के आई कि 300 बसें ये बीजेपी की सरकार के अंदर घटा दी गई रोडवेज के बेड़े में से। अगर ये इन्होंने कुछ करने का काम किया होता तो ये बहुत पहले कर लेते। आज 5 साल बीतने के बाद इन्होंने सिर्फ जुमले छोड़ने का काम किया जो शुरुआत में मोदी जी ने किया था। आज रोजगार की बात ये करते हैं, रोजगार के नाम पे युवाओं के साथ धोखा करने का काम ये करते हैं। जो कच्चे कर्मचारी आज पक्का होने की डिमांड कर रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज ये सड़कों की बात करते हैं तो सड़कों का हाल अगर मैं करूं, मैं अम्बाड़ा क्षेत्र से आता हूं, तो अम्बाड़ा के विधायक जो हैं असीम गोयल, अगर उनके गांव की भी सड़क देखी जाए तो वो भी बज्जर हालत है उसकी, और उस पर जाना मुश्किल है। आज सड़कों का इतना बुरा हाल है कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने का बहुत बुरा हाल है। आज ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, इनके विधायक मंत्री, इनको शायद उसमें खड्डे महसूस नहीं होते, पर आम आदमी को
जिसको साइकिल पे मोटरसाइकिल पे गाड़ी में चलना पड़ता है, उसको पूछिए कि सड़कों का क्या हाल है। आज अगर बात ये करते हैं स्कूल की और शिक्षा की, तो शुरुआत में इन्होंने कहा था कि हर हलके में एक कॉलेज खोला जाएगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो कॉलेज, कहाँ खोले गए, हमें भी दिखाइए, हमें दिखाई नहीं दे रहे। आज सरकार को बताने की जरूरत है। ये चुनावी जो इन्होंने बजट पेश किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया, और आने वाले टाइम में जनता बताने का भी काम करेगी किस तरह का ये बजट पेश कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। किसानों को पेंशन देने की बात ये करते हैं। किसान कोई भिखारी नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कीजिए जो आपकी घोषणा पत्र में थी, उसको लागू कीजिए, हमें पेंशन की जरूरत ही नहीं। जब आय दुगनी करने की बात करते हैं, कहाँ गई आय दुगनी? आज किसान क्यों मरने के लिए मजबूर हो रहा है? आज क्यों फांसी लेनी पड़ रही है? क्यों सुसाइड करना पड़ रहा है? आज यही कारण है, किसान को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। किसान को समझेगा किसान पुत्र। आज ये जो बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति विधानसभा के अंदर बैठे हैं, ये किसान की समस्या को नहीं समझ सकते। विवेक जी, आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने कागजों पे काम ज्यादा किया है, लेकिन धरातल पर हमें जो विकास कार्य हैं वो कमी नजर आते हैं। साक्षी जी, धरातल पे किया हो तो तब पता लगे ना। आज जो भी काम हो रहे हैं, एक तो घोषणा ऐसी बताइए जो इन्होंने पूरी करने का काम किया हो। आज ये सिर्फ जुमलेबाजी, बयानबाजी करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। इन्होंने पिछले 5 सालों में 3 बार हरियाणा को जलवाने का काम किया, पर एक्शन कोई नहीं। इन्हीं के एक सांसद ने इतना बड़ा कांड किया कि हरियाणा को बुरी तरह जलवाया, पर उसके बावजूद भी उसके ऊपर भी कोई एक्शन लेने का काम इन्होंने नहीं किया। आज अगर युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवा धरने कर रहे हैं, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे चलवाने का तो काम ये सरकार कर रही है, पर कोई समाधान करने का काम इन्होंने नहीं किया। ठीक है विवेक जी, अभी बजट पर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करूंगी, हम बजट पर बात कर रहे हैं, अगर बजट पर ही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्जुन जी, देखिए, गेहूं की फसल आने वाली है और सरकार क्या कर रही है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी को भी पता है कि फसलों की रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है और उसका कितना बड़ा नुकसान किसान को होने जा रहा है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो अब तक 30% रजिस्ट्रेशन हुई है, 70% की नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ सरकार 30% गेहूं खरीदेगी और 70% जो है वो व्यापारी खरीदेगा, और जब व्यापारी खरीदेगा उसका सीधा सीधा नुकसान किसान को होने जा रहा है। और दूसरी बात, और ये बड़ी बड़ी हाके मारते हैं कि मेरी फसल, मेरा बीमा, मेरा ब्यौरा, इस तरह की ये बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, लेकिन कहीं पर भी ये खरे नहीं उतरे हैं। एक इन्होंने चलाया भावांतर ऐप। अनपढ़ किसान जो खेत में काम करता है उसको मुझे नहीं लगता कि भावांतर ऐप का किसान की क्या, मैं अगर अपनी भी बात करूं या गुरनाम सिंह चड़ूनी जी की बात करूं, मेरे साथ और भी प्रवक्ता बैठे हैं, क्या इनके फोन में भावांतर ऐप है? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं होगी। तो किस तरह से ये किसानों को ऐप के उसमें उलझाकर इस तरह से ये वही कि आंकड़ों का खेल सारा कुछ दिखाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है जी। लेकिन अर्जुन जी, भावांतर से आज किसान को कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है, भावांतर स्कीम से। साक्षी जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि भावांतर ऐप किसके फोन में है, कहां से देखेंगे, कौन दे रहा है? धरातल पर कुछ नहीं है। गुरनाम सिंह चड़ूनी जी इसके बारे में ज्यादा बता देंगे। मैंने पूरी डिटेल में गया हूं, उसकी भावांतर ऐप किसी के फोन में नहीं है, किसी के भी। गुरनाम जी, क्या जिन किसानों ने भावांतर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, फोन में भी भावांतर में अगर अपना रजिस्ट्रेशन जिन भी किसानों ने खरीफ या रबी फसलों के लिए करवाया है, क्या उनको मंडी और भाव में जो अंतर है उसका मानदेय उनके खातों में पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? देखिए, उल्टा हो गया, नुकसान हो गया। भाव अंतर योजना इन्होंने 4 सब्जियों में लाए थे ये जी, कि ये सब्जियां कोई मंडी में बेचेगा तो उसका जो अंतर है जो वो सरकार दे देगी। बिल्कुल। आज के टाइम में, आज के दिन में पिपली मंडी में आलू बिक रहा है, सबसे बड़ी मंडी हरियाणा की पिपली में है आलू की। पिपली मंडी में आलू का रेट 250 रुपए है, और वही व्यापारी जो पिपली मंडी से आलू खरीद रहा है, अगर वही व्यापारी खेत से आलू खरीदता है तो वो 350 रुपए है, 450 रुपए है। यानी मंडी में भावांतर योजना के तहत 100 रुपए से लेके 125 रुपए तक भाव कम मिल रहा है। वो जो फायदा था वो व्यापारी उठा गया, किसान को तो पता नहीं मिलेगा या नहीं भी मिलेगा जी, लेकिन उसका व्यापारी को फायदा पक्का हो गया।
ये भाव अंतर योजना पहले मध्य प्रदेश में बिल्कुल फेल हो चुकी थी। इनको जो करना चाहिए था, भाव अंतर योजना में जो करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है उससे नीचे खरीदना अपराध घोषित कर देना चाहिए। जैसे एमआरपी का कानून है, डिब्बा बंद चीज के ऊपर जो रेट लिखा हुआ है, अगर उस रेट से ज्यादा पे कोई बेचेगा तो उसको सजा का प्रावधान है। इसी तरह एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा, मान लिया उन्होंने फसलों के 4 सब्जियों के रेट तय किए हैं या बाकी फसलें भी है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारी मक्की है, इन्होंने 1750 रुपए का भाव दिया है, मंडी में हमारी 1000 रुपए में बिकी है, बताइए वो 700 रुपए कौन देगा? एक भी किसान को पूरे देश में, पूरे हरियाणा में मिले हो तो बताएं। इनको कानून बना देना चाहिए कि एमएसपी से नीचे खरीदना कानूनी अपराध है, उसको सजा का प्रावधान उसमें कर दे, सरकार का पैसा भी नहीं लगेगा और वो भाव भी पूरा किसान को मिल जाएगा। वहां जाने की बजाय ये दूसरे तरीके से उलझाए रखते हैं कि ना तो किसान को मिलता है, ना उसका किसी को फायदा होता है, ना उसका जनता को फायदा होता है। गुरनाम जी, लेकिन तो अगर ये हम बात योजना करें इनकी सरकार के बिल्कुल दावों फेल है। की, जो सरकार हर साल अपने बजट में करोड़ों रुपए किसानों के लिए लेकर आती है, मंचों से बड़े बड़े वादे करती है किसानों के लिए, लेकिन तब भी जो हमारा अन्नदाता है वो आज सुसाइड करने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों है? देखिए उसका फायदा कहां होता है जी। मान लिया उदाहरण के तौर पे इन्होंने सिंचाई पे सब्सिडी दे दी, सिंचाई पे सब्सिडी दे दी और सिंचाई पे सब्सिडी देकर इन्होंने 50% बोल दिया कि जो पाइपलाइन दबाएगा उसको हम 50% सब्सिडी दे देंगे। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं। अब जो पाइप हम बाजार से अगर हम सीधा खरीदें तो वो 65 रुपए का है और अगर सब्सिडी से खरीदें तो वो 100 रुपए का है। यानी जो हमें 50 रुपए सब्सिडी का हमें फायदा होना चाहिए था, वो 50 रुपए सब्सिडी वो डिपार्टमेंट और वो बिचौलिए खा गए। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि हम जहां से मर्जी पाइप खरीदें, जो मर्जी दबाएं, हमें सब्सिडी सीधी मिल जाए। यही कृषि यंत्रों का है। कृषि यंत्रों पे सब्सिडी दी गई, जिस दिन सब्सिडी दी गई उसी दिन 10% 20% भाव बढ़ गए उनके। वो फायदा किसको हुआ? उसके उत्पादनकर्ता को फायदा हुआ, बीच वाला को फायदा हुआ, किसान को फायदा कहां हुआ उसमें? ये जो स्कीमें चलाते हैं, इन्होंने कभी खेती करने वालों से, कभी किसानों से राय नहीं की। किसानों जिनको जमीनी हालात का पता है, जो मार्केट में भुगतते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। ये एसी कमरों में बैठ के वहीं से स्कीम चालू करते हैं और अधिकारी जो है वो इस तरीके से स्कीम बनाते हैं कि उसमें बीच में खाने के ज्यादा पैसे उनको, अधिकारियों को, बीच के बिचौलियों को ज्यादा पैसे खाने के मिल जाए। और कोई सरकार, एक बड़ी बात इस सरकार में ये रही है कि इस सरकार को समझाने के लिए गए, मंत्रियों से बात हुई, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, ये समझना भी नहीं चाहते, समझना भी नहीं। उदाहरण के तौर पे धान है, धान की खरीद में कुरुक्षेत्र मंडी में 72 क्विंटल प्रति एकड़ की एवरेज आई है। यानी जितना मंडी में धान बिका उससे 2 गुना धान जाली पर्चे काट के बाहर से मंगा लिया गया। अब हमने उसकी शिकायत की, मौके पे ट्रक खड़े पकड़वा दिए, मौके पे जाली पर्चे दिखा दिए, मौके पे जाली गेट पास दिखा दिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मौके पे सेलर वाले का नाम बता दिया, सिर्फ 1 क्विंटल धान नहीं खरीदा, एक सारे का सारा जाली दिखा दिया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब ये सरकार जो है, जो पॉलिसी बनानी चाहिए वो किसानों को अगर बीच में बिठा के पॉलिसी बना ले तो वो पारदर्शी हो सकती है। वो इनमें कमी जो है पूरे इनके पीरियड में ये कमी रही है कि किसानों से जिस तरीके से बात करनी चाहिए थी वो बात नहीं की। जो स्कीमें लागू की हैं उनका लाभ भी किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। जी गुरनाम जी, करोड़ों का ऐलान तो फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने अपने बजट में कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आज भी किसान अपने मुआवजे को तरस रहा है। फसल बीमा योजना हो चाहे प्राकृतिक आपदा के लिए हो, लेकिन किसान को आज भी अपना मुआवजा नहीं मिला है। तो एक खोखले वादे सरकार कब तक किसान सुनता रहेगा? कब तक इनसे, इन आश्वासनों से किसान खुश होता रहेगा? अब देखिए उसमें कितनी त्रुटियां हैं। जो बीमा योजना चलाई गई है, पहली बात वो प्राइवेट कंपनियों को दी गई है। आज तक किसी किसान को यह नहीं पता कि उस बीमा कंपनी का दफ्तर कहां है। जिस बैंक में हमारे जबरदस्ती पैसे काट लिए गए, यानी जो बीमा कंपनी ने काम करना चाहिए था वो बैंक से करवा लिया गया, उन बैंक वालों को भी अभी तक आज तक ये नहीं पता बीमा कंपनी का दफ्तर कहां है। दूसरी बात, पिछले 2 साल का आंकड़ा ये आ रहा है कि 6000 करोड़ से ज्यादा पिछले 2 साल में कंपनियों को फायदा हुआ है। जितना हमने पैसा दिया उससे कम पैसा किसान के पास आया। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि उसमें जानबूझ के कितनी त्रुटियां रखी गई
किसान के ऊपर तो थोप दिया गया कि आपको 72 घंटे के अंदर अंदर फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर अंदर कंप्लेन करनी पड़ेगी। अगर हमारी फसल में पानी खड़ गया, गेहूं में पानी खड़ गया, बारिश ज्यादा होगी तो वो तब मरेगी जब वो पानी सूखेगा, और वो पानी 15 दिन में सूखेगा। 15 दिन में तो हमें ये पता लगेगा कि फसल मरेगी कि बचेगी। हम 3 दिन में उसकी शिकायत कैसे कर दे। दूसरी बात, अगर हम शिकायत कर भी दे, हमारे ऊपर तो पाबंदी लगा दी गई कि भैया आपने 72 घंटे नहीं, आपने तो 2 घंटे ज्यादा हो गए, इसलिए अब आपका क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन कितने टाइम में उसका सर्वे होगा ये टाइम बाउंड नहीं है। अगर हमारी आज फसल मर गई है तो हमें दूसरी फसल तो बिजाई करनी है ना, उसका टाइम बाउंड नहीं है कि कितनी देर के अंदर सर्वे होगा। तीसरी बात, उसका टाइम बाउंड नहीं है कि उसका पैसा कब मिलेगा। जो अगर क्लेम हो भी गया, अगर क्लेम उन्होंने मान भी लिया, पहली बात तो आज हमारे खेत में जाके कोई ये नहीं बताएगा कि तेरी कितने % फसल मर गई। किसान को कोई लिख के नहीं देगा, किसान को कोई नहीं बताएगा। जब 2 साल बाद 1 साल बाद मुआवजा मिलने का नाम आएगा तब उसको पता चलेगा कि मेरी मरी लिखी है कि मेरी मरी नहीं लिखी है। कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा 2 साल बाद पता चलेगा। उसका टाइम बाउंड नहीं है कि इतने टाइम के अंदर इसको बीमा देना पड़ेगा। जब उसका टाइम बाउंड नहीं है बीमा देने का, जब उसका सर्वे का टाइम बाउंड नहीं है, तो उसमें क्या कितना घोटाला कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। और कई केस तो हमारे सामने ये आए हैं कि किसान के खाते से पैसा कट गया, बीमा कंपनी ने ये कहा कि भैया आपसे तो कट गया लेकिन हमारे खाते में टाइम पे नहीं आया, हमारे खाते में जिस तारीख तक आना चाहिए तो उसके लेट आया, इसलिए किसान को बीमा नहीं मिलेगा। किसान का तो पैसा कट गया, किसान का फॉल्ट क्या है जी। तो ये बीमा का जो है वो कोई फायदा नहीं हुआ है। और बीमे में ये कहना चाहेंगे कि बीमे में सरकार को सबसे बड़ा काम तो ये करना चाहिए कि प्राइवेट कंपनियों को देने की बजाय अपनी कंपनियां खड़ी करें और इसमें किसानों को बिठा के जो त्रुटियां हैं वो निकालें ताकि पारदर्शी हो। अगर किसी का नुकसान हो फिर उसको मिलने की गारंटी भी हो। ठीक है गुरनाम जी। राजेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा सरकार ने गाड़ी को कहीं ना कहीं फ्यूल डालकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन किसानों की गाड़ी तो अभी भी वहीं अटकी हुई है। देखिए, सरकार जो है कोई स्कीम लेकर आती है तो उसमें ये नहीं मान लेना चाहिए सरकार को कि ये स्कीम बन गई और धरातल पर इसको हम उतारेंगे तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। ये इस तरह से सरकार जो है बात किसानों की जो योजनाएं आई हैं उनके अलावा भी जो तमाम योजनाएं आती हैं तो सरकार उनको रिव्यू करने का काम नहीं करती। सरकार को इनकी समीक्षा करनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश से भी शिकायतें आई थी कि भावांतर भरपाई योजना में ये कमियां रही, फसल बीमा योजना में ये आती है कि वो कंपनियां कई तरह के बहाने बना के और मुआवजा देने से किनारा करने की कोशिश करती हैं। ये कृषि मंत्री, अब बजट में ये बात नहीं आई, कृषि मंत्री कई बार कहते रहे कि हम फसल बीमा योजना के लिए हरियाणा में सरकार की कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम विचार कर रहे हैं, लेकिन ये बजट में आना चाहिए था, क्यों नहीं आई कंपनी। प्राइवेट कंपनियां, कोई भी प्राइवेट सेक्टर, देखिए कभी भी वो मुनाफाखोरी से बाज नहीं आता। वो तो ये कोशिश करते हैं कि हमारा मुनाफा बढ़ता जाए और स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़ते चले जाए। क्या सरकार को पता नहीं? या तो सरकार फिर इन कंपनियों को फायदा देना चाहती है, इसलिए उनकी कमियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये शिकायतें हैं कि फसल का नुकसान हो गया, किसान बार बार कह रहे हैं सर्वे कीजिए, वो उसमें कुछ कमियां निकाल रहे हैं और मुआवजा मैच्योर नहीं कर रहे। तो ये स्थिति है कि इसके लिए सरकार को या तो कंपनी बनाना चाहिए या कोई ऐसी अपीलेंट अथॉरिटी बनानी चाहिए कि जो बाकायदा प्राइवेट कंपनियों को पर मॉनिटर करे कि वो किस तरह से इस स्कीम के बेनिफिट किसानों को देने का काम कर रही। कि ये किसानों के लिए तो आपने लायबल बना दिया कि आपने गए और उनके खाते से सीधे रकम काट ली गई और इस तरह की समस्या आई और उनकी नॉलेज में नहीं है और उन्होंने फसल नहीं बोई तो भी प्रीमियम कट गया। तो ये स्थितियां क्यों है? ये एनोमलीज जो है दूर करने के लिए सरकार को कोई सिस्टम लाना चाहिए। किसानों की अपनी समस्याएं वाजिब है, उसमें कई खामियां भी हैं। और फिर वो तो ये दावा करते हैं, कृषि मंत्री का मैंने पिछले विंटर सेशन में एक बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि जितना प्रीमियम दिया गया उससे ज्यादा भुगतान हुआ है, उन्होंने दावा किया और मुझे लगता है कि वो असेंबली के रिकॉर्ड में होगा बयान। तो ये सब बातें क्यों चल रही हैं? इधर किसान संगठन संतुष्ट नहीं है, सरकार कुछ और बयान दे रही है, तो ये भ्रम की स्थिति क्यों है? इसको दूर करना चाहिए। और तमाम जो है और भी जनरल योजनाओं में भी कहीं ना कहीं कमियां बनी रहती हैं, पर सरकार का नजरिया ये रहता है कि इसमें कोई कमी नहीं,
हम स्कीम लेके आए तो ये पूर्ण होगी, परफेक्ट जी। होगी। और अगर विपक्ष ने कोई मुद्दा उठा दिया तो विपक्ष की आदत है आलोचना करने की, तो ये नजरिया नहीं होना चाहिए। उनको जो है कभी कोई बात आती है तो उसका बाकायदा उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको निपटाने का काम करना चाहिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, सरकार का व्यवहार क्या है, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन सरकार का भी जो है क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, वो सरकार कहां दिखाती है। सरकार तो ढकने का काम करती रहती है लगातार कि हम लेके आए और इसमें कोई कमी नहीं, लगातार ढकेगी। उसमें कहीं ना कोई बहाने, बयान बदलने का काम, आंकड़े कुछ अलग तरीके से पेश करने का काम, ये सब चलता रहता है। तो ये सरकार को देखना है कि इसमें ये किसानों का भी मुद्दा बहुत, इनकम बढ़ाने का भी है, फसल की खरीद का भी है, फसल बीमा योजना का भी है। आप लेकर आए तो देखिए कि धरातल पर उसकी स्थिति क्या है। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री जब प्रकाश सिंह बादल थे, जो एनडीए के मेंबर भी है, उनका बयान भी फसल बीमा योजना को लेकर सुना है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ कमियां हैं और केंद्र सरकार को हम पत्र लिखेंगे। तो आखिर में कुछ तो राय होगा जब उन्होंने कहा है, और वो तो उन्हीं के साथ है, वो कोई अपोजिशन में भी नहीं थे। तो ये समझने की बात है कि बहुत गहराई से देखने की जरूरत है कि कहाँ कोई कमी रहती है और उन्होंने तो पंजाब कंपनियों में- की लायबिलिटी क्या है, और राजीव उनकी जी, जिम्मेदारी किस तरह से। समय की मेरे पास बहुत कमी है। विवेक जी, जाते जाते एक लास्ट स्टेटमेंट बहुत संक्षेप में, जल्दी। साक्षी जी, देखने की बात आज ये है, जो बजट कुल मिला के अगर हम कहें तो बजट आज के दिन निराशाजनक था। आज जुमले तो बहुत थे, घोषणाएं तो बहुत थी, पर उनको अप्लाई करने के लिए कोई विजन नहीं था। विजन लेस बजट हम तो इसको नाम देने का काम करेंगे। अगर विजन होता तो पिछले 4 साल में कुछ करके दिखाते, ठीक है, इस तरह हरियाणा की जनता को परेशान न करते। विजन लेस बजट इसे कहने का काम हम ठीक है। अर्जुन जी, लास्ट स्टेटमेंट संक्षेप में, जल्दी। जी देखिए कि जहां किसान को नुकसान हुआ है, किसान के लिए बिल्कुल भी बजट में कुछ नहीं है, वहीं मजदूर या किसी गरीब व्यक्ति के लिए भी बजट में कुछ नहीं है। जब सरकार बनी थी तो वायदा किया था एससी कमीशन का गठन करेंगे, और उसको उसी टाइम भंग कर दिया था। एससी कमीशन का गठन आज तक नहीं हुआ, आज तक भी एससी कमीशन का गठन नहीं हुआ। वायदा किया था 100-100 गज के प्लाट देंगे, शहरी क्षेत्र में 50-50 गज में मकान बनाकर देंगे, वो आज तक नहीं दिए गए। 3,92,000 प्लाट 100-100 गज के जो दे रहे थे सरकार ने, वो आज तक नहीं दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, उसके तहत आज तक कोई मकान नहीं बना, कोई भी किसी को कुछ नहीं दिया गया। और ये बजट बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के जनता के लिए निराशाजनक है, और इससे किसी ठीक है का भी अर्जुन भला जी, नहीं समय होने की वाला। कमी के चलते मुझे आपको यहीं पर रोकना होगा। एक और जहां सदन में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था दौड़ती भागती हुई एक अर्थव्यवस्था है, और वहीं दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि आगामी 5 सालों में राजस्व जो कि घाटा है उसे शून्य करने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी ओर वहीं विपक्षी दलों के लगातार किनारे पर सरकार है और लगातार निशाने पर सरकार है कि ये जो बजट है ये लोक लुभावन, इसे कर्जा लेकर सरकार ने बनाया है। फिलहाल केंद्र बिंदु पर रहे कर्मचारी और किसान भी इस बजट से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज। नमस्कार।